सुबह के 7 बज रहे थे जब मेरी आँख खुली तो कमरे में फैली हुई रोशनी मुझे चिढ़ाने लगी। मैंने बिस्तर पे लेटे-लेटे एक लंबी अंगड़ाई ली और मेरा हाथ अपने पेट के उस हिस्से पे गया जो मेरी सबसे बड़ी फ़िक्र बन चुका था। मैंने तकिया एक तरफ फेंका और बोझल कदमों से अलमारी के सामने लगे उस कदावर आईने के पास जाके खड़ी हो गई। ये आईना पिछले 5 सालों से मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। मैंने अपने वजूद को दाएँ-बाएँ घुमा के देखा और अपनी कमीज़ के चाक दुरुस्त करने लगी जो अब मुझे बहुत तंग महसूस हो रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस आईने को तोड़ दूँ क्योंकि मुझे वही दिखाता था जो मैं कभी देखना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा अगर मैं उन दुबली-पतली लड़कियों की तरह होती जिन्हें मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ तो ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती। मेरे नैन नक्श बहुत प्यारे थे। मेरी आँखें बड़ी थीं और रंगत भी साफ़ थी, मगर ये वज़न जैसे मेरे सारे हुस्न को छुपाए हुए था। अभी मैं ऐसी सोच में गुम थी कि मेरी छोटी बहन सारा कमरे में आई और शरारत से बोली कि बाजी आप जितना भी देख लें, आईना सच ही बोलेगा। वैसे अम्मी बुला रही हैं, नाश्ता तैयार है। मैंने उसे एक तीखी नज़र से देखा और कहा कि तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। सारा तो हंसती हुई चली गई मगर उसकी बात मेरे दिल में किसी सुई की तरह चुभ गई। फ्रेश होने के बाद मैं किचन में पहुंची तो पराठों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। मम्मी बड़े प्यार से बाबा के लिए नाश्ता निकाल रही थी। मुझे देखते ही उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि आओ बेटा नाश्ता कर लो। मैंने खामोशी से कुर्सी खींची और बैठ गई। बाबा ने अखबार से नज़रें हटाई और मेरी तरफ देख के बोले कि आज बहुत देर से उठी हो, खैरियत तो है ना? मैंने नज़र झुका के कहा कि बाबा बस रात को नींद नहीं आई थी। बाबा ने मेरी प्लेट पे एक बड़ा सा पराठा रखते हुए कहा कि अच्छा चलो अब पेट भर के खाओ। आज शाम को नासिर साहब अपनी बेगम के साथ आ रहे हैं। वो अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रहे हैं और उन्होंने तुम्हारा ज़िक्र किया है। मैंने लुक़मा तोड़ते हुए रुक के मम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा कि हाँ बेटा, नासिर साहब बहुत अच्छे लोग हैं। उनका बेटा भी बहुत लायक है, तुम बस तैयार रहना। मैंने दिल ही दिल में सोचा एक और नुमाइश और फिर वही नतीजा जो हमेशा होता है। मुझे पता था जैसे ही वो मेरी जिसामत देखेंगे उनके चेहरे के तासुरात बदल जाएंगे, मगर मैं बाबा का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी इसलिए मैंने खामोशी से नाश्ता किया। हालांकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये सब छोड़ दूं और कहीं भाग जाऊं। दोपहर के वक्त मैं अपने कमरे में अलमारी के सामने खड़ी थी और ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि कौन सा जोड़ा पहनूं जो मुझे थोड़ा स्मार्ट दिखा सके। मैंने 3-4 सूट निकाल के बिस्तर पर फैलाए और बारी बारी उन्हें पहन के चेक करने लगी। कभी किसी का रंग मुझे मोटा दिखाता तो कभी किसी की कढ़ाई मेरी जसामत को नुमाया करती। मेरी बड़ी भाभी कमरे में आई तो मुझे इस हाल में देख के हंसने लगी और बोली, अरे नातिया तुम परेशान क्यों हो रही हो, एक काला वाला सूट पहनो, काले रंग में इंसान दुबला लगता है। मैंने बेजारी से कहा, भाभी काले रंग से मेरा जिस्म तो नहीं बदल जाएगा ना, वो तो वैसा ही रहेगा। भाभी ने करीब आकर मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो। अल्लाह ने तुम्हें जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, तुम बस खुश रहा करो। मगर मुझे पता था कि उनकी ये तसल्लियाँ सिर्फ वक्ती हैं। हकीकत वो थी जो मैंने पिछले 3 रिश्तों में देखी थी, जहाँ लोग चाय पी के जाते थे और फिर कभी पलट के फ़ोन नहीं करते थे। शाम हुई तो घर में ख़ास किस्म की चहल-पहल थी। मम्मी ने ड्राइंग रूम को बहुत अच्छे से सजाया था और तरह-तरह के लवाज़मात तैयार किए थे। मैंने भाभी का बताया हुआ काला जोड़ा पहना और बालों को खुला छोड़ दिया ताकि मेरा चेहरा थोड़ा कम भरा हुआ लगे। जब घंटी बजी तो मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा था। नासिर साहब अपनी बेगम और बेटे के साथ अंदर दाखिल हुए तो बाबा ने उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। मम्मी ने मुझे इशारा किया कि मैं चाय लेके आऊँ। मैंने कामते हाथों से ट्रे उठाई और ड्राइंग रूम में कदम रखा। जैसे ही मैं अंदर पहुंची नासिर साहब की बेगम की नज़रें मुझ पे गड़ गईं। उन्होंने मुझे सर से पाँव तक ऐसे देखा जैसे वो कोई खामी तलाश रही हों। मैंने सबको बारी बारी चाय पेश की और एक कोने में बैठ गई। नासिर अंकल और बाबा अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए, मगर नासिर अंकल की बेगम ने मम्मी से मुखातिब होकर कहा, माशाल्लाह आपकी बेटी की आंखें तो बहुत ही प्यारी हैं और बोलती भी बहुत तमीज़ से है, मगर शाहिदा बहन एक बात कहूँ तो बुरा नहीं मानेंगी। मम्मी ने सादगी से कहा, अरे नहीं आप बात करें। तो उन्होंने एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ इशारा किया और बोली, माशाल्लाह सेहत तो बहुत अच्छी बना रखी है लड़की ने। आजकल के ज़माने में तो लड़कियां अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखती हैं। मेरे बेटे जाहिद को स्मार्ट लड़कियां पसंद है क्योंकि वो खुद भी बहुत फिट रहता है। अगर नादिया थोड़ा-सा वज़न कम कर ले तो बहुत प्यारी लगेगी। उनकी ये बात सुन के पूरे कमरे में एक सन्नाटा छा गया। बाबा का चेहरा एकदम से बुझ गया और मम्मी ने नज़रें झुका ली। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे चेहरे पे ज़ोरदार थप्पड़ मारा हो। मैंने बमुश्किल अपने आँसू रोके और वहाँ से उठ के अंदर चली आई। कमरे में आके मैंने दरवाज़ा बंद किया और तकिए में मुँह दे के फूट-फूट के रोने लगी। मुझे इस माशरे
और इन लोगों से नफ़रत होने लगी जो आपकी सीरत और अखलाक से पहले आपकी कमर का साइज़ चेक करते थे। थोड़ी देर बाद मम्मी कमरे में आईं और मुझे रोता देख के तड़प गईं। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा, बेटा उनकी बातों का गम मत करो, वो लोग तुम्हारे लायक ही नहीं। तुम देखना अल्लाह तुम्हें इससे भी अच्छा रिश्ता देगा। मैंने रोते हुए कहा, मम्मी हर कोई यही कहता है, मगर आखिर में सब वज़न पे ही आके रुक जाते हैं। क्या मोटी लड़कियों का कोई हक नहीं है कि वो भी एक आम जिंदगी गुजार सके? मम्मी के पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस खामोशी से मेरे सर पे हाथ फेरती रही। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं मज़ीद किसी को ये मौका नहीं दूंगी कि वो मेरी जिसामत का मजाक उड़ाए। मैंने इंटरनेट निकाला और यूट्यूब पे वज़न कम करने की वीडियोस देखना शुरू कर दी। मैंने सोचा कि मैं कल से ही डाइटिंग और वर्जिश शुरू करूंगी और उन सबको दिखा दूंगी कि मैं भी स्मार्ट बन सकती हूँ। अगले दिन की सुबह मैं बहुत पुरजोश थी। मैंने फजर के वक्त उठ के जॉगिंग का इरादा किया, मगर जैसे ही मैं बाहर गली में निकली मुझे ऐसा लगा जैसे हर कोई मुझे देख रहा है। हमारे पड़ोस में रहने वाली आंटी शमीम अपने सहन में झाड़ू लगा रही थी। उन्होंने मुझे ट्रैक सूट में देखा तो हंस के बोली, अरे नादिया बेटा, आज ये सूरज कहाँ से निकला? क्या वाकई अब तुम वज़न कम करने का इरादा रखती हो? वैसे अच्छी बात है, इस उम्र में इतना वज़न बीमारियों की जड़ है। उनकी बात सुन के मेरा जोश वहीं ठंडा हो गया। मैंने सोचा अगर मैं बाहर जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं घर के अंदर ही वर्जिश करूंगी। मैंने सहन में 2-3 चक्कर लगाया और फिर सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना शुरू कर दी। 15-20 मिनट बाद ही मेरा सांस फूल गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम निकल जाएगा। मैंने हार मान के वहीं फर्श पे बैठ गई और सोचा ये कितना मुश्किल काम है। इसी दौरान मेरा छोटा भाई वहां से गुजरा और मुझे हांफते हुए देख के बोला कि बाजी, एक दिन में सारा वजन कम करने का इरादा है क्या? आराम से करें, वरना कहीं बेहोश ना हो जाए। उसका मजाक मुझे बहुत बुरा लगा, मगर मैं खामोश रही। नाश्ते का वक्त हुआ तो मैंने मम्मी से साफ कह दिया कि मेरे लिए पराठा मत बनाना, मैं आज से सिर्फ उबली हुई सब्जियां और फल खाऊंगी। मम्मी ने हैरानी से मुझे देखा और कहा, बेटा तुम एकदम से सब कुछ कैसे छोड़ सकती हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने जिद करते हुए कहा, नहीं मम्मी, अब बस बहुत हो गया, मैं बस फालतू चर्बी के साथ मजीद नहीं जी सकती। बाबा ने भी मुझे समझाने की कोशिश की कि देखो नादिया, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं, तुम वॉक किया करो मगर खाना पीना मत छोड़ो। मगर मैं अपने फैसले पर डट गई। मैंने अपने लिए किचन में जाके एक सेब काटा और उसे खाने लगी। मगर जब मैंने मेज़ पे रखे हुए गरम गरम पराठों और ऑमलेट की खुशबू सूंघी तो मेरा जी ललचाने लगा। मेरा हाथ खुद ब खुद पराठे की तरफ बढ़ने लगा, मगर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पे काबू पाया और कमरे में चली आई। सारा दिन मेरा मूड बहुत चिड़चिड़ा रहा। भूख की वजह से मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा था। जब दोपहर को सबने मिलकर बिरयानी खाई तो मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया ताकि मुझे उसकी खुशबू ना आए, मगर मेरा जहन बार बार उसी बिरयानी की तरफ जा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि डाइटिंग करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। शाम तक मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खा लेने में कोई हर्ज नहीं। जैसे ही मैंने पहला निवाला लिया मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी रूह को सुकून मिल गया हो और मैंने वो सारा अहद वहीं तोड़ दिया जो मैंने सुबह खुद से किया था। इसी तरह 2-3 हफ्ते गुजर गए। मैं रोज़ाना सुबह नए इरादे के साथ उठती और शाम तक हार मान जाती। कभी कोई फंक्शन आ जाता तो कभी मम्मी कुछ बहुत मज़े का बना देती। मेरा वज़न कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ने लगा था क्योंकि मैं डाइटिंग के चक्कर में पहले फाका करती और फिर भूख लगने पे दुगना खाती। एक दिन मेरी सबसे करीबी सहेली मारिया मेरे घर आई। वो खुद बहुत दुबली पतली थी। उसने मुझे देखा और बहुत संजीदगी से कहा, नादिया तुम ये क्या कर रही हो? अगर तुम वज़न कम करना चाहती हो तो तुम्हें किसी प्रोफेशनल से मशवरा करना चाहिए। इस तरह फाके करने से कुछ नहीं होगा। मैंने उसे रोते हुए बताया कि मारिया, मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ मगर मुझसे डाइटिंग नहीं होती और ना ही मैं जिम जा सकती हूँ। वहाँ लड़के होते हैं और मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। मारिया ने मेरा हाथ थामा और कहा, परेशान मत हो, मैंने सुना है कि आजकल कुछ ऐसे तरीके आ गए हैं जिनसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और वज़न भी तेज़ी से कम होता है। मैंने तजस्सुस से पूछा, वो कैसे तरीके हैं? मारिया ने इधर उधर देखा और आहिस्ता से बोली, कुछ ऐसे इंजेक्शन्स और दवाइयाँ हैं जो मेटाबॉलिज्म को इतना तेज़ कर देती हैं कि आप जो भी खाएं वो हजम हो जाता है और चर्बी पिघलने लगती है। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने सोचा, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? मारिया ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें उस क्लिनिक का पता दे दूंगी, मगर याद रखना ये सब घर वालों से छुप के करना होगा क्योंकि वो कभी नहीं मानेंगे। उस रात मैं देर तक बेड पे लेटी यही सोचती रही कि क्या मुझे खतरा मोल लेना चाहिए। मेरे अंदर एक खौफ और मेरी ख्वाहिश के दरमियान एक जंग शुरू हो गई थी। मगर जब मैंने वो अपना नीला जोड़ा देखा जो अब मुझे तंग हो गया था, तो मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाऊँगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े।
लेकिन उन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन की नंद का रिश्ता पक्का हो गया और शादी की तारीख भी रख दी गई। शादी वाले दिन की वो शाम मुझे आज भी याद है, जब उनका पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। मम्मी पिछले कई घंटों से पार्लर में थीं और मैं घर में अकेली अपने बिस्तर पे बैठी उस जर्क बर्क जोड़े को देख रही थी, जो अम्मी ने ख़ास तौर पे मेरे लिए सिलवाया था। मुझे डर लग रहा था कि जब मैं ये पहन के हॉल में दाखिल होंगी तो लोगों की नज़रें मेरी शख्सियत से ज़्यादा मेरे फैलाव पे होंगी। मैंने बड़ी हिम्मत करके वो सूट पहना और आईने के सामने आई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो भारी काम वाला जोड़ा मुझ पे बिल्कुल नहीं जच रहा था। मम्मी ने कमरे में कदम रखा और मुझे उदास देख के कहने लगी कि अरे नादिया, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, ये रंग तुम पे बहुत खिल रहा है। मगर मैं जानती थी कि मम्मी सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए ये सब कह रही हैं। बाबा ने बाहर से आवाज़ दी कि सब जल्दी करें, गाड़ी आ गई है। हम जब हॉल पहुंचे तो वहाँ का ठाट बाट देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। हर तरफ खुशबुएं और कहकहे बिखरे हुए थे। जैसे ही मैं अपनी कज़न्स के पास जाके बैठी, वहाँ मौजूद सब लड़कियां एकदम खामोश हो गईं। मेरी ताईज़ाद बहन ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि नादिया, तुमने ये सूट कहाँ से सिलवाया है? ऐसा लगता है जैसे दर्जी ने कपड़ा कम पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है। उसकी ये बात सुन के वहाँ मौजूद तमाम लड़कियां हंसने लगीं और मेरा जी चाहा कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। खाने की मेज़ पे तजलील का एक नया बाब खुला था। जब मैंने अपनी प्लेट में थोड़े से चावल डाले तो दूर बैठी एक रिश्तेदार खातून ने बुलंद आवाज़ में कहा, अरे बेटा, तुम इतना कम क्यों खा रही हो? माशाल्लाह, तुम्हारी सेहत तो बताती है कि तुम्हें खाने का बहुत शौक है। और वैसे भी अब तो जो होना था वो हो गया, अब वाक़ई करने से क्या फ़ायदा? उनके उस तंज़िया जुमले ने मेरे सीने में एक आग लगा दी। मैंने वहीं प्लेट मेज़ पे रखी और हाथ धोने के बहाने वॉशरूम की तरफ भाग गई, जहाँ मैंने आईने में अपना अक्स देखा और फूट फूट के रोने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस दुनिया के लिए एक तमाशा बन चुकी हूँ और हर कोई मुझे अपनी मर्ज़ी से ज़लील करने का हक रखता है, सिवाय मेरे घर वालों के लिए। वापसी पे गाड़ी में बाबा और मम्मी खामोश थे, मगर मैं जानती थी कि उनके कानों तक भी वो बातें पहुंची हैं जो हॉल में मेरे बारे में हो रही थी। घर पहुंच के मैंने वो जोड़ा उतार के कमरे के कोने में फेंक दिया और बिस्तर पे लेट के सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। अब मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि मुझे ज़िल्लत से छुटकारा पाना है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान पे दाँव ही क्यों ना लगाना पड़े। अगले दिन मैंने मम्मी से कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मम्मी ने हैरानी से पूछा कि अभी तो तुम्हें जेब खर्च दिया था, अब इतने पैसे क्यों चाहिए? मैंने झूठ बोल दिया कि मेरी सहेली की सालगिरह है और हमें मिलके उसे एक तोहफ़ा देना है। मम्मी ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अलमारी से 5,000 निकाल के मेरे हाथ में रख दिए। मुझे वो पैसे लेते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी मम्मी से झूठ नहीं बोला था। मगर उस वक्त मेरी ज़रूरत मेरे ज़मीर से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। मैंने मारिया को फ़ोन किया और उससे उस क्लिनिक का पता पूछा जहाँ वो इंजेक्शन लगते थे। मारिया ने मुझे समझाने की कोशिश की कि नादिया देखो, एक बार फिर सोच लो, ये सब गैर कानूनी भी हो सकता है। मगर मैंने उसकी एक न सुनी। मैंने तहैया कर लिया था कि अब मैं मज़ीद किसी तज़लील का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैंने अपनी चादर ओढ़ी और घर से ये कह के निकली कि मैं मारिया की तरफ जा रही हूँ। क्लिनिक का रास्ता बहुत तंग गलियों से गुजरता था और वहाँ पहुँच के मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई थी। वो एक छोटा सा क्लिनिक था जहाँ बाहर कोई बोर्ड भी नहीं लगा था। अंदर दाखिल हुई तो एक दरमियानी उम्र की खातून वहाँ बैठी थीं, जिनके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और समझ गईं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। उन्होंने एक फ़ाइल मेरे सामने रखी और बोलीं कि देखो लड़की, ये कोर्स थोड़ा महंगा है, मगर इसका रिज़ल्ट जादुई है। तुम सिर्फ 3 दिन में अपने जिस्म में तब्दीली महसूस करोगी। मैंने कामते हुए अपने जमा किए हुए पैसे उनके सामने रख दिए और पूछा कि क्या इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? उन्होंने एक मस्नूई मुस्कुराहट के साथ कहा कि अरे नहीं, हम रोज़ाना दर्जनों लड़कियों को ये इंजेक्शन लगाते हैं, सब बिल्कुल ठीक है, तुम बस हिम्मत करो और आज से ही अपना पहला डोज लो। मैंने एक गहरा सांस लिया और उस कमरे की तरफ बढ़ गई जहाँ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे क्या पता था कि वो सुई जो मेरे जिस्म में दाखिल होने वाली है वो खुशियों का नहीं बल्कि बर्बादी का पैगाम लेके आई है। मैं उस छोटे से कमरे की तरफ दरवाजे में खड़ी थी जहाँ से दवाइयों की एक तेज़ और अजीब सी बू आ रही थी। नर्स ने जैसे ही सिरिंज निकाली और उसमें वो माया भरना शुरू किया, मेरे दिल की धड़कन यकदम मेरे हलक में आ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे वो सुई मेरे जिस्म में नहीं बल्कि मेरी रूह में चुभने वाली है। मेरे माथे पे पसीने के कतरे नमूदार होने लगे और अचानक मुझे अपनी मम्मी का वो चेहरा याद आ गया, जब वो कहती थी कि नादिया, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसके साथ कभी खिलवाड़ मत करना। नर्स मेरी तरफ बढ़ी तो मैंने बदहवासी में अपना बाजू पीछे कर लिया और हकलाते हुए कहा, नहीं, मुझे अब ये नहीं लगवाना, मैं फिर कभी आऊँगी। नर्स ने हैरत से मुझे देखा, मगर मैंने उसकी बात सुने बगैर अपना बैग उठाया और उस क्लिनिक से बाहर की तरफ भागी। मैं गलियों में ऐसे दौड़ रही थी जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो।
जब मैं मेन रोड पे पहुंची तो मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैंने एक रिक्शा लिया और घर की तरफ रवाना हो गई। पूरे रास्ते में यही सोचती रही कि ये मैं क्या करने जा रही थी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मम्मी पापा का क्या बनता। घर पहुंची तो मेरा सांस फूला हुआ था और चेहरा जर्द पड़ रहा था। मम्मी सहन में बैठी सब्जी काट रही थी। उन्होंने मुझे इस हाल में देखा तो घबरा के उठ खड़ी हुई और पूछने लगी, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हाँप रही हो और तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। मैंने नज़रें चुराते हुए कहा कि मम्मी कुछ नहीं, बस गर्मी बहुत ज़्यादा है और पैदल चलने की वजह से थक गई हूँ। मम्मी ने मुझे पानी का ग्लास दिया और बोली कि तुम क्यों इतनी ज़िद करती हो। मैंने कितनी बार कहा है कि लड़कियों का थोड़ा हेल्दी होना ही अच्छा है। कल को तुमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, शादी करनी है। अगर अभी से खुद को सुखा लोगी तो आगे चल के बहुत कमज़ोरी होगी। मम्मी की वही पुरानी बातें मुझे उस वक्त और भी ज़्यादा बोझ लग रही थी। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई और बेड पे गिर गिर गई। मेरा ज़हन एक अजीब से तज़ाद का शिकार था और एक तरफ वो तज़लील थी जो मैंने शादियों और रिश्तों में सही थी, और दूसरी तरफ वो खौफ था जो मुझे उस क्लिनिक में महसूस हुआ था। अगले चंद दिन मैंने एक नई हिम्मत जमा की और सोचा कि शायद मैंने सही से कोशिश नहीं की। मैंने यूट्यूब खोला और अब वज़न कम करने की देसी रेमेडीज़ तलाश करने लगी। किसी वीडियो में बताया जा रहा था कि निहार मुँह गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के पीने से चर्बी पिघल जाती है, तो किसी में अदरक और दालचीनी के कहवे के फ़ायदे बयान किए जा रहे थे। मैंने किचन का रुख किया और मम्मी से छुप के दालचीनी और इलायची का कहवा उबालने लगी। जब उसकी खुशबू पूरे घर में फैली तो मेरा छोटा भाई हमजा किचन में आ गया और नाक चढ़ा के बोला कि बाजी, ये क्या पका रही हैं? क्या अब आपने घर को दवाखाना बनाने का इरादा कर लिया है? मैंने उसे गुस्से से देखा मगर वो बाज ना आया और हंसते हुए बोला कि आप चाहे जहर भी पी लें, जब तक वो सामने रखी हुई बिरयानी की देगची पे हाथ साफ करना बंद नहीं करेंगी, कुछ नहीं होने वाला। हमजा का ये मजाक सबके सामने था मगर मेरे लिए ये एक चोट थी। शाम को बाबा के कुछ दोस्त अपनी फैमिली के साथ घर आए। उनमें एक आंटी ज़ुबैदा थीं जो अपनी ज़ुबान की तेज़ी की वजह से पूरे ख़ानदान में मशहूर थीं। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा उनके चेहरे पे वही ख़ास किस्म की हमदर्दी आ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के अपने पास बिठाया और बड़े प्यार से बोलीं कि नादिया बेटी, तुम दिन ब दिन फैलती जा रही हो, तुम अपना ख़्याल क्यों नहीं रखती? तुम्हें पता है ना कि आजकल लड़कों वाले सबसे पहले लड़की की फ़िटनेस देखते हैं। मेरी अपनी भांजी का रिश्ता इसी वजह से टूट गया क्योंकि वो थोड़ी-सी भारी थी। मैंने देखा है कि तुम्हारे बाबा कितने परेशान रहते हैं। तुम कम से कम उनका तो ख़्याल करो। उनकी ये बातें सुन के मेरा वो कहवा पीने का सारा जोश ठंडा हो गया। मुझे लगा मैं चाहे कितनी ही रेमेडीज़ आज़मा लूँ और लोगों की नज़रें हमेशा मेरी ख़ामियों पे ही रहेंगी। मम्मी ने बात सँभालने की कोशिश की और कहा कि ज़ुबैदा आप फ़िक्र न करें। हमारी बेटी अभी से वॉक शुरू कर चुकी है। मगर ज़ुबैदा आंटी कहाँ रुकने वाली थी। वो बोली कि सिर्फ वॉक से कुछ नहीं होता। आजकल तो ऐसी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं कि महीनों का काम दिनों में हो जाता है। उनका ये जुमला मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बजा और मुझे फिर से उसी क्लिनिक का ख्याल आने लगा। रात को जब सब सो गए तो मैं किचन में गई और फ्रिज खोला। वहाँ दोपहर की बची हुई बिरयानी रखी थी। भूख और मायूसी ने मिल के मुझ पर हमला किया। मैंने सोचा जब कुछ बदलना ही नहीं तो फिर फाके क्यों काटूं। मैंने वो ठंडी बिरयानी निकाली और वहीं किचन के काउंटर पे बैठ के खाने लगी। हर लुक़्मे के साथ मुझे एक तरफ सुकून मिल रहा था और दूसरी तरफ पछतावा कि मैं फिर से हार गई हूँ। बिरयानी ख़त्म करने के बाद जब मैंने प्लेट धोई तो सामने बरामदे में लगे आईने में अपना अक्स देख के मुझे खुद से घिन आने लगी। मैंने सोचा मैं कितनी कमज़ोर हूँ। ना मैं डाइटिंग कर सकती हूँ, ना मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, ना ही मुझ में वो इंजेक्शन लगवाने की हिम्मत है। मैं एक ऐसी दलदल में फंस गई थी जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने वहीं फर्श पे बैठ के रोना शुरू कर दिया और अपनी किस्मत को कोसने लगी कि अल्लाह ने मुझे दूसरों जैसा स्मार्ट क्यों नहीं बनाया। क्यों मुझे हर वक्त इस चर्बी के बोझ के साथ जीना पड़ रहा है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था मगर मेरे लिए हर दिन एक नई आजमाइश बन के आता था। देसी रेमेडीज़ और कहवों का जोश आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि जब इंसान को उसकी मेहनत का फल ना मिले तो वो हिम्मत हारने लगता है। लेकिन एक सुबह जब मैं किचन में नाश्ते के बाद बर्तन धो रही थी तो मम्मी ने बड़े प्यार से मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, नादिया बेटी, अगले हफ्ते तुम्हारी खाला की बेटी की मंगनी है। हम सबको जाना है। तुमने अभी तक अपने लिए कोई नया जोड़ा नहीं खरीदा। चलो आज बाजार चलते हैं और तुम्हारी पसंद का कोई अच्छा सा सूट ले आते हैं। मम्मी की बात सुन के मेरा दिल एकदम से धक से रह गया क्योंकि मुझे बाजार जाने से अब खौफ आता था। ख़ास तौर पे कपड़ों की शॉपिंग मेरे लिए किसी सज़ा से कम नहीं थी। मगर मम्मी की ज़िद के आगे मैं हार गई और दोपहर को हम शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल पहुंच गए। वहाँ की चमक दमक और रंग बिरंगे कपड़े देख के पहले तो मुझे खुशी हुई, मगर जैसे ही हम एक महंगे ब्रांड के शोरूम में दाखिल हुए, मेरी खुशी
गम में बदल गई। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज रंग का ड्रेस पसंद किया और सेल्समैन से उसका साइज़ पूछा, तो उस नौजवान लड़के ने मुझे सर से पाँव तक एक अजीब सी नज़र से देखा और फिर बहुत बेरुखी से बोला, बाजी, इस डिज़ाइन में सिर्फ स्मॉल और मीडियम साइज़ ही आते हैं। आपके साइज़ का जोड़ा यहाँ नहीं मिलेगा। आप सामने वाली गली में जाएं, वहाँ प्लस साइज़ वाली दुकानें हैं, वहाँ शायद आपको कुछ मिल जाए। उसके ये जुमले पूरे शोरूम में गूंजे थे और वहाँ खड़ी दो तीन लड़कियां मुझे देख के आपस में सरगोशियां करने लगी थीं। मम्मी ने उस लड़के को घूरा और मेरा हाथ पकड़ के बाहर आ गई, मगर मेरा दिल वहीं टूट गया। मम्मी मुझे तसल्ली देने लगीं कि छोड़ो नादिया, ये लोग बदतमीज़ हैं, हम कहीं और से ले लेंगे। मगर मैंने मम्मी से कहा कि मुझे अब कुछ नहीं खरीदना, मैं किसी पुराने जोड़े को ही ठीक करवा लूँगी। घर वापसी के पूरे रास्ते में उस सेल्समैन की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही, क्या आपके साइज़ का जोड़ा यहाँ नहीं मिलेगा। घर आकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, अपनी एक तस्वीर खींची। मैंने सोचा शायद मैं आईने में खुद को कुछ ज़्यादा ही बुरा देखती हूँ। मैंने वो तस्वीर एक अच्छे फ़िल्टर के साथ सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी और सोचा शायद लोग अच्छे कमेंट्स करेंगे तो मुझे थोड़ी खुशी मिलेगी। मगर सोशल मीडिया की दुनिया तो हकीकत से भी ज़्यादा बेरहम है। अभी तस्वीर पोस्ट के 15 मिनट ही हुए थे कि मेरे कॉलेज के एक पुराने क्लास फेलो का कमेंट आया, नादिया, ये तुम हो या तुम्हारी अम्मी? तुम तो पहचाने ही नहीं जा रही हो, कितना वज़न बढ़ा लिया है तुमने। उसे एक कमेंट के नीचे हंसी वाले इमोजीज की लाइन लग गई। मैंने फ़ौरन वो तस्वीर डिलीट कर दी और मोबाइल एक तरफ फेंक दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया का हर रास्ता मेरे लिए बंद होता जा रहा है। ना मैं बाज़ार जा सकती हूँ, ना मैं सोशल मीडिया पे अपनी मौजूदगी ज़ाहिर कर सकती हूँ। मेरा अपना वजूद ही मेरी सबसे बड़ी क़ैद बन चुका था। अगले 2 दिन मैंने किसी से बात नहीं की। मम्मी और बाबा मेरी ख़ामोशी देख के परेशान थे, मगर वो कुछ कह नहीं पा रहे थे और फिर मैं कज़न की मंगनी पे भी नहीं गई। इसी दौरान एक शाम मेरी सहेली सना का फ़ोन आया, जो अब दुबई में मुक़ीम थी। उससे बताया कि वो पाकिस्तान आई हुई है और उससे अपनी तमाम पुरानी सहेलियों का एक गेट टुगेदर रखा है। मैंने पहले तो इनकार किया, मगर सना की ज़िद के आगे मुझे झुकना पड़ा। जब मैं उस रेस्टोरेंट पहुंची जहां सब जमा थी, तो मैं एकदम साकित रह गई। मारिया, सना, बाकी तमाम लड़कियां जो कॉलेज में मेरे साथ थीं, वो सब अब इतनी स्मार्ट और खूबसूरत लग रही थीं कि मुझे खुद पे शर्म आने लगी। सना ने मुझे गले लगाया और कहा, नादिया, तुम कितनी बदल गई हो। क्या तुमने अपनी सेहत का बिल्कुल ख़्याल रखना छोड़ दिया है? मारिया ने मुझे आँख मारी, जैसे वो मुझे याद दिला रही हो कि उसने मुझे क्लिनिक का मशवरा दिया था। मैं वहाँ बैठी उनकी बातें सुनती रही, मगर मेरा ज़हन कहीं और था। वो सब अपनी फ़िटनेस, अपनी डाइट और अपने खूबसूरत कपड़ों की बातें कर रही थी और मैं वहाँ एक अजनबी की तरह बैठी सिर्फ़ मुस्कुराने की अदाकारी कर रही थी। घर वापस आई तो पापा सहन में बैठे किसी गहरी सोच में गुम थे। मुझे देख के उन्होंने एक लंबी आह भरी और कहा कि नादिया बेटा, अभी तुम्हारे ताया का फ़ोन आया था। वो ज़ुबैर के रिश्ते की बात कर रहे थे। मैंने सोचा पहले तुम्हारी बात कहीं बन जाए तो फिर ही छोटे भाई का सोचेंगे। मगर अब हालात ऐसे हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बाबा की ये बात मेरे लिए आखिरी चोट साबित हुई। मुझे एहसास हुआ कि मेरा ये वज़न सिर्फ़ मेरी ज़ाती परेशानी नहीं, बल्कि मेरे छोटे भाई-बहनों के मुस्तक़बिल की राह में भी एक रुकावट बन चुका है। मैंने उसी वक़्त फ़ैसला कर लिया कि अब मैं मज़ीद किसी फ़ितरी तरीके या कहवे का इंतज़ार नहीं करूँगी। मैंने उसी रात बारिया को मैसेज किया और उससे कहा कि मुझे उस क्लिनिक का नंबर दोबारा भेज दो। अब मैं तैयार हूँ, चाहे अंजाम कुछ भी हो। अब मेरा खौफ ख़त्म हो चुका था और उसकी जगह एक ऐसी ज़िद ने ले ली जो किसी भी हादसे को दावत दे सकती थी। वो रात मेरे लिए बहुत बेचैनी की रात थी। पूरे घर में सन्नाटा था, मगर मेरे दिमाग में हज़ारों आवाज़ें एक साथ शोर मचा रही थीं। एक तरफ बाबा की वो उदास आंखें थीं जो ज़ुबैर के मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद थीं, और दूसरी तरफ वो तज़हीक आमेज़ लहजे जो मैंने शॉपिंग मॉल और सहेलियों के गेट टुगेदर में सुने थे। मैंने तहैया कर लिया था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सुबह मम्मी जब नमाज़ पढ़ के किचन में गईं तो मैंने दबे कदमों उनके कमरे का रुख किया। मेरा दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा शायद मम्मी को बाहर तक उसकी आवाज़ सुनाई दे देगी। मैंने लरजते हाथों से उनकी अलमारी खोली और वो मखमली डिबिया निकाली जिसमें मम्मी ने अपनी शादी का एक छोटा-सा चांदी का सेट और कुछ नकद रकम इमरजेंसी के लिए रखी थी। मैंने वो रकम निकाली और ज़ेवर वहीं रहने दिया। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि नादिया, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारी मम्मी की अमानत है। मगर उस वक़्त मेरा जुनून मेरे हर इख़्लाक़ी कदर पे ग़ालिब आ चुका था। मैंने वो पैसे अपने बैग में छुपाए और जल्दी से बाहर निकल आई। नाश्ते की मेज़ पे मैंने बहुत नॉर्मल बनने की कोशिश की, मगर मेरी नज़रें बाबा और मम्मी से नहीं मिल रही थीं। मैंने मम्मी से कहा, मुझे आज कॉलेज की एक पुरानी सहेली की तरफ जाना है। मम्मी ने थोड़ा-सा तामुल किया और फिर कहा, अच्छा चलो, चली जाओ, मगर जल्दी वापस आ जाना। पापा ने भी सर हिलाया और मुझे कुछ पैसे देने लगे, मगर मैंने ये कह के मना कर दिया कि मेरे पास पैसे हैं। मुझे उनकी वो हमदर्दी और शफ़क़त किसी तीर की तरह लग रही थी।
मैंने अपनी चादर ओढ़ी और घर से निकल खड़ी हुई। रिक्शे में बैठ के मैंने उस क्लिनिक का पता दोबारा चेक किया जो मारिया ने मुझे भेजा था। जैसे जैसे क्लिनिक करीब आ रहा था, मेरा खौफ कम हो रहा था। उसकी जगह एक अजीब सी बेहिसी ले रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम देने जा रही हूँ, जो मेरी ज़िंदगी की काया पलट देगा। जब मैं उस तंग गली में पहुंची और उस बगैर बोर्ड वाले क्लिनिक के अंदर दाखिल हुई, तो वही खामोशी मेरा इस्तकबाल कर रही थी। वो खातून जो पहले मिली थी, उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और तंजिया अंदाज में मुस्कुरा के बोली कि तुम आखिर आ ही गई। मैंने खामोशी से वो पैसे उनके सामने रखे जो मैंने मम्मी की अलमारी से चुराए थे। उन्होंने पैसे गिने और एक नर्स को इशारा किया। नर्स मुझे अंदर के एक छोटे से कमरे में ले गई, जहाँ वही दवाइयों की बू फैली हुई थी। इस बार मैंने आंखें बंद कर लीं और अपना बाजू आगे कर दिया। मैंने महसूस किया कि एक तेज सुई मेरी खाल को चीरती हुई अंदर दाखिल हुई है और एक ठंडा सा माया मेरे खून में शामिल हो रहा है। चंद सेकंड्स के लिए मुझे चक्कर सा आया, मगर फिर सब नॉर्मल हो गया। नर्स ने रुई मेरे बाजू पे रखी और कहा, कल ठीक इसी वक्त दूसरी डोज के लिए आ जाना, और याद रखना घर जाके तुमने कुछ खास नहीं खाना, बस पानी ज़्यादा पीना है। मैं जब क्लिनिक से बाहर निकली तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरा वज़न आधा रह गया, या शायद मेरा नफसियाती वहम था। मगर मुझे अपनी चाल में एक ऐसी लचक महसूस हो रही थी जो पहले कभी नहीं थी। मैं घर पहुंची तो मम्मी सहन में कपड़े सुखा रही थीं। उन्होंने मुझे देखा और बोली, बड़ी जल्दी आ गई हो, क्या सहेली नहीं मिली? मैंने झूठ खड़ा कि हाँ, वो कहीं जा रही थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। मुझे लगा जैसे मेरा चेहरा थोड़ा सा ढल गया है और मेरी आंखें चमक रही हैं। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला हल कर लिया है। अगले दिन मैंने फिर वही अमल दोहराया, मम्मी से झूठ बोला, क्लिनिक गई, दूसरा इंजेक्शन लगवाया। इस बार मुझे थोड़ी सी मतली भी महसूस हुई और सर में हल्का दर्द था, मगर मैंने ये सोच के नज़रअंदाज कर दिया कि बड़े मकसद के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है। नर्स ने मुझे तीसरे दिन की डोज के लिए ताकीद की और कहा, तीसरी डोज 1 हफ्ते बाद लगेगी। वापसी पर मैंने बाजार से एक बहुत ही प्यारा और फिटिंग वाला जोड़ा खरीदा। मैंने सोचा कि कल जब मैं तीसरा इंजेक्शन लगवा के आऊँगी तो मैं ये पहन के सबको हैरान कर दूँगी। घर में सब बहुत खुश थे। ज़ुबैर अपनी नई जॉब की बात कर रहा था और बाबा के चेहरे पे भी एक सुकून था। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने वो नया जोड़ा अपनी अलमारी में सबसे सामने लटका दिया और उसे देख देख के खुश होती रही। मुझे क्या पता था कि वो जोड़ा अलमारी में ही लटका रह जाएगा और उसकी जगह मुझे वो सफ़ेद चादर ओढ़नी पड़ेगी जो अस्पताल के बिस्तरों पे होती है। रात को जब मैं सोने के लिए लेटी तो मुझे अपने पेट के निचले हिस्से में एक अजीब सी तड़प महसूस हुई, जैसे कोई चीज़ अंदर ही अंदर टूट रही हो, मगर मैंने उसे गैस का दर्द समझ के नज़रअंदाज कर दिया और ख्वाबों की बात ही में खो गई। हालांकि अभी कोई नुमाया जिस्मानी तब्दीली नहीं आई थी, मगर मेरा जहन मुझे यकीन दिला रहा था कि मैं अब स्मार्ट होती जा रही हूँ। मैंने महसूस किया कि मेरा उठना बैठना चलना फिरना अब पहले जैसा बोझल नहीं रहा। मैंने घर के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिया ताकि मम्मी को शक ना हो और वो मेरी इस बदली हुई तबीयत को देख के खुश रहें। मैं किचन में जाती तो मम्मी हैरत से देखती कि नादिया, जो पहले थोड़ी सी मुशक्क़त से हाँफने लगती थी, अब वो घंटों खड़ी होकर बर्तन भी धो रही है, सफाई भी कर रही है। मम्मी ने एक दिन बाबा से कहा, देखें हमारी बेटी कितनी सलीकामंद हो गई है। शायद इसे अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। बाबा ने भी मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा और उनकी वो नज़र मेरे दिल में अकीदत भर गई। मुझे लगा मैंने मम्मी के पर्स से जो पैसे लिए वो एक सरमायाकारी थे जिसका मुनाफा अब मुझे मिलने वाला है। उन 2 दिनों में मैंने अपनी अलमारी की वो तमाम पुरानी और ढीली कमीज़ें निकाल के पीछे कर दी और उन जोड़ों को सामने ले आई जो मुझे कभी तंग हुआ करते थे। मैंने एक एक करके उन्हें अपने ऊपर रख के देखा और आईने में मुस्कुराते हुए सोचा कि बस एक और डोज और फिर मैं इनमें आसानी से समा जाऊंगी। मैंने वो नया जोड़ा जो बाजार से खरीदा था उसे बार बार हाथ लगा के देखती, जैसे वो कोई कीमती चीज़ हो जो मुझे पहनना था। मैंने मारिया को भी फ़ोन किया और बड़े जोश से बताया कि मारिया, मुझे लग रहा है जैसे मेरा वज़न कम हो रहा है, मेरा जिस्म हल्का महसूस हो रहा है। मारिया ने मुझे मुबारकबाद दी, मगर साथ ही ताकीद की कि देखो नादिया, आखिरी इंजेक्शन बहुत अहम है, उसे मिस मत करना। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं मुकर्ररा दिन क्लिनिक पहुंच जाऊंगी। उस शाम घर में एक अजीब सा सुकून था। हम सब ने मिल के सहन में चाय पी। ज़ुबैर अपनी नई नौकरी की पहली तनख्वाह के बारे में बता रहा था कि वो मम्मी के लिए क्या लाएगा और बाबा के लिए क्या खरीदेगा। मैंने खामोशी से उन सबको देखा और दिल ही दिल में खामोश हुई कि अब मेरा रिश्ता आएगा तो बाबा को शर्मिंदगी नहीं होगी और ज़ुबैर की मंगनी भी वक्त पे हो सकेगी। मैंने मम्मी का हाथ बटाने और रात का खाना बड़े शौक से खाया। हालांकि मुझे भूख महसूस नहीं हो रही थी, मगर मैंने सबके सामने खुद को नॉर्मल रखने के लिए एक रोटी ख़त्म की।
जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में आई तो मैंने अगले दिन के लिए अपना बेहतरीन सूट निकाला और जूते निकाल के रखे। मैंने सोचा कल जब मैं वापस आऊँगी तो मैं एक नई नादिया होंगी, जिसकी ज़िंदगी में अब सिर्फ़ खुशियाँ होंगी। रात के 12 बजे थे जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे मैदे में एक अजीब-सी जलन हो रही है। मैंने सोचा शायद शाम की चाय की वजह से तेज़ाबियत हो गई है। मैंने उठ के ठंडा पानी पिया और दोबारा लेट गई, मगर 2 बजते-बजते वो जलन एक मीठे-मीठे दर्द में बदल गई, जो रुक-रुक के मेरे पेट के निचले हिस्से में उठ रहा था। मैंने करवटें बदलीं और तिलावत सुनना शुरू की ताकि मेरा ध्यान बँट जाए, मगर दर्द की लहरें अब तेज़ होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुइयों से मेरे अंदर एज़ा को कचूके लगा रहा हो। मैंने तकिया पेट के नीचे दबा लिया और दाँतों तले होंठ दबा लिए ताकि मेरी कोई आह बाहर ना निकले और मम्मी-पापा की आँख ना खुल जाए। मुझे रह-रह के वही क्लिनिक याद आ रहा था और नर्स की वो बातें कि थोड़ी तकलीफ़ तो होती है। मैंने सोचा शायद ये चर्बी पिघलने का कोई अमल है जो मुझे महसूस हो रहा है। और मैंने उसे बर्दाश्त करने की कोशिश की। सुबह के 4 बज रहे थे जब वो दर्द यकदम एक खौफ़नाक मड़ोड़ में बदल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पेट के अंदर कोई धमाका हुआ हो और मेरे जिस्म का निचला हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो गया हो। मैंने उठने की कोशिश की मगर मेरी टाँगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। फिर मेरी कमर में एक ऐसी कड़क उठी कि मेरे हलक से एक दर्दनाक चीख निकल गई जो पूरे घर के सन्नाटे को चीरती हुई चली गई। मम्मी और बाबा बदहवास होके मेरे कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि मैं बिस्तर से नीचे फ़र्श पे पड़ी तड़प रही थी और मेरा चेहरा पसीने से शराबूर था। मम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया और पुकारने लगीं कि नादिया क्या हुआ बेटा, तुम क्यों चिल्ला रही हो? मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, मेरा साँस हलक में अटक रहा था और मुझे अपनी आँखों के सामने अंधेरा छाता महसूस हुआ। बाबा ने जल्दी से ज़ुबैर को आवाज़ दी और मुझे उठा के गाड़ी की तरफ भागे। मुझे सिर्फ़ इतना याद है कि मम्मी रो रही थीं और बार-बार मेरा नाम पुकार रहे थे और मैं इस अज़ियत में सिर्फ़ उस नए जोड़े के बारे में सोच रही थी, जो मेरी अलमारी में लटका हुआ अब मेरा मज़ाक उड़ाता महसूस हो रहा था। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें और वहाँ फैली हुई बू मुझे होश में लाने के लिए काफ़ी थी। जब मेरी आँख खुली तो सबसे पहले मेरी नज़र मम्मी पे पड़ी, जो जाए-नमाज़ से बैठी रो-रो के दुआएँ माँग रही थीं। बाबा सर झुकाए खड़े थे और उनके चेहरे की झुर्रियाँ पहले से कहीं ज़्यादा गहरी लग रही थीं। जैसे ही डॉक्टर आए, बाबा उनकी तरफ लपके। डॉक्टर के चेहरे पे संजीदगी और गुस्सा दोनों नुमायाँ थे। उन्होंने एक फ़ाइल उनके हाथ में थमाई और बहुत सख्त लहजे में पूछा कि नासिर साहब, क्या आपको मालूम है कि आपकी बेटी ने अपने जिस्म के साथ क्या किया है? बाबा ने हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखा तो डॉक्टर बोले, इस लड़की ने वज़न कम करने वाले जो इंजेक्शन लगाए हैं वो कोई मेडिकल की दवाई नहीं, बल्कि वो एक ऐसा जहरीला मादा था जिसने इसके अंदरूनी निज़ाम को तबाह करके रख दिया है। आप अगर इसे आधा घंटा देर से लाते तो शायद इसके गुर्दे हमेशा के लिए काम करना छोड़ देते और इसका पूरा निचला धड़ मफलूज हो जाता। मगर जो सबसे हौलनाक बात डॉक्टर ने बताई, वो मेरे लिए किसी मौत से कम नहीं थी। डॉक्टर ने एक लंबी आह भरी और मम्मी की तरफ देख के कहा, शायद बेटी की जान तो बच गई, मगर इन इंजेक्शंस के केमिकल्स ने इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इतना मुतासिर किया है कि अब कभी ये माँ नहीं बन सकेगी। इसके अंदरूनी अज़ा इस कदर सिकुड़ गए हैं कि अब ये एक नई ज़िंदगी को जन्म देने की सलाहियत खो चुकी है। डॉक्टर की ये बात मेरे कानों में किसी एटम बम की तरह फटी। मम्मी ने एक चीख मारी और वहीं फर्श पे बैठ गईं। बाबा साकित रह गए जैसे उन पर सख्ता तारी हो गया हो। मैंने बिस्तर पे लेटे-लेटे ये सब सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे कायनात की तमाम रोशनियाँ गुल हो गई हैं। मैंने जिस स्मार्टनेस के लिए ये सब किया उसने मुझसे मेरी औरत होने का सबसे बड़ा एहसास छीन लिया। मैंने अपने हाथों को देखा जो अब भी भारी थे, मगर अब उनमें वो ज़िंदगी नहीं थी जो चंद दिन पहले थी। घर वापसी का सफ़र खामोशी और पछतावे का सफ़र था। मम्मी ने मुझसे एक लफ्ज़ नहीं कहा, मगर उनके आंसू से भीगी आंखें मुझे हज़ारों ताने दे रही थीं। बाबा ने भी कुछ नहीं कहा। घर पहुंच के बाबा ने कहा, नादिया, हमें तुम्हारी शक्लो सूरत से कोई मसला नहीं था। हमें तो बस तुम्हारी खुशी अजीज़ थी, मगर तुमने एक झूठी खूबसूरती के लिए अपना मुस्तकबिल राख कर दिया। मैं बाबा के कदमों में गिर गई और फूट फूट के रोने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। मैंने दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए अपने खालिक के फ़ैसले पे उँगली उठाई और उसका अंजाम कितना इबरतनाक निकला। अब मैं ठीक हूँ, मगर वो ज़ख्म जो मेरे अंदर लग गए हैं वो कभी नहीं भरेंगे। मैं अब भी वही नादिया हूँ, शायद थोड़ी कमज़ोर हो गई हूँ, मगर अब मुझे आईने से डर नहीं लगता। अब जब कोई रिश्तेदार आता है या कोई वज़न का ताना देता है तो मैं सिर्फ़ मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सेहत और ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। वो तमाम लड़कियाँ जो शॉर्टकट ढूँढती हैं और इश्तिहारी इंजेक्शंस के पीछे भागती हैं, मैं उन्हें सिर्फ़ यही कहती हूँ कि अल्लाह ने जैसा बनाया है उस पे शुक्र करो, क्योंकि ये गोश्त का बोझ तो कम किया जा सकता है, मगर जो अज़ा एक बार ज़ाया हो जाएँ, वो कभी वापस नहीं आते।
میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سبق بہت مہنگی قیمت دے کے سیکھا کہ خوبصورتی جسم میں نہیں بلکہ انسان کی سلامتی اور اس کے اپنے آپ کو قبول کرنے میں چھپی ہوتی ہے۔ اب میں اپنی باقی زندگی اسی ادھورے پن کے ساتھ گزار رہی ہوں، لیکن میرا ضمیر اب مجھے روزانہ ملامت کرتا ہے کہ کاش میں نے وہ پہلا انجیکشن نہ لگوایا ہوتا۔